हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लांट एनाटॉमी में द स्ट्रक्चरल प्लान ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स पढ़ते हैं। सहावनी पौधों की बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान क्या होता है। तो इसके लिए हम रूट और स्टेम दोनों के टीएस की स्टडी करते हैं। प्लांट एनाटॉमी में जब भी प्लांट्स की एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं तो दो प्रकार के सेक्शन लेते हैं। एक होता है अनुप्रस्थ काट टीएस और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य काट एलएस। टीएस होता है ट्रांसफर सेक्शन। अगर जो प्लांट पार्ट ले रहे हैं उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर काट ले रहे हैं तो उसको हम कहते हैं ट्रांसफर सेक्शन। यदि उसकी एक्सिस के पैरेलल अगर उसका सेक्शन ले रहे हैं तो उसको कहते हैं एलएस लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। अब हम टीएस देखते हैं। सबसे पहले रूट का अनुप्रस्थ काट। रूट के अनुप्रस्थ काट में देखने पे सबसे बाहरी आवरण या जो लेयर या परत होती है उसको कहते हैं एपिब्लेमा। ये एपिब्लेमा है, ये मर्दूत के या पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी एक स्तरीय कोशिकाओं की परत होती है और इसके ऊपर यूनिसेलुलर एक कोशिकीय के रूट हेयर पाए जाते हैं। और इन रूट हेयर का फंक्शन क्या होता है? जल अवशोषण करना, जल व खनिज लवणों का अवशोषण करने का काम होता है। इसके ऊपर एपिब्लेमा के ऊपर रूट में क्यूटिकल नहीं पाई जाती और स्टोमेटा या रंध्र भी एब्सेंट होते हैं रूट में। एपिब्लेमा के अंदर की ओर मर्दूत के कोशिकाओं की बहुस्तरीय परत होती है जिसे कोर्टेक्स कहते हैं। कोर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होती है, एक कोशिकीय मर्दूत के कोशिकाओं की परत होती है और एंडोडर्मिस के अंदर जो स्टील रीजन है, रंभ रीजन है, उसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। ये वेस्कुलर बंडल रूट में रेडियल टाइप के होते हैं। रेडियल का मतलब है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों अलग अलग रेडियस या त्रिज्या पर स्थित होते हैं। ये जाइलम है, ये फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अर्थात ये जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे भी होते हैं और एकांतर या अल्टरनेट ऑर्डर में रहते हैं। और बीच में मर्दूत के कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है जिसे कहते हैं पिथ। तो ये तो है रूट का टीएस। अब हम देखते हैं स्टेम का टीएस। स्टेम के टीएस में सबसे बाहरी जो परत होती है उसे एपिडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। ये एक कोशिकीय परत मर्दूत के कोशिकाओं की बनी हुई होती है। कभी कभी जैसे बरगद की पत्तियों में, कनेर की पत्तियों में, ऑर्किड के मूल में, वहाँ पे एपिडर्मिस कैसी होती है? बहुस्तरीय होती है। उसके बाद एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस के अंदर जर्नल कोर्टेक्स होता है, जर्नल कोर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस होती है। इन तीनों को मिला करके हाइपोडर्मिस, जर्नल कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, इन तीनों को मिला करके बोला जाता है कोर्टेक्स वल्कुट। कोर्टेक्स के अंदर परत होती है जिसे कहते हैं पेरिसाइकल परिरंभ। परिरंभ के अंदर होते हैं वेस्कुलर बंडल रंभ रीजन। इसमें वेस्कुलर बंडल रूट में कंजॉइंट कोलेटरल टाइप के होते हैं। कंजॉइंट कोलेटरल क्या होते हैं? संयुक्त संपार्श्विक। मतलब ये दोनों क्या हैं? संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं और संपार्श्व एक दूसरे के पार्श्व में, अर्थात अलग अलग रेडियस में। जैसे रूट में देखा था वैसा यहाँ नहीं है, ये एक ही रेडियस पे होते हैं। ये फ्लोएम है, जाइलम। फ्लोएम कहाँ है? बाहर की ओर है और जाइलम अंदर की ओर है। और ये एक सर्कल में या रिंग में रहते हैं, स्थित होते हैं। और बीच में मर्दूत के कोशिकाओं से बना हुआ पिथ पाया जाता है और वेस्कुलर बंडल के बीच बीच में मर्दूत के कोशिकाओं से बनी हुई मेडुलरी रेज पाई जाती है। अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम। टिश्यू क्या होता है? जैसा कि आपको पता है कि एक कोशिकाओं का समूह, जिस समूह में कोशिकाएं एक जैसी भी हो सकती हैं या फिर
भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इन सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति या ओरिजिन समान होता है और ये एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य को संपादित करती हैं। तो इन कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? टिश्यू, ऊतक कहा जाता है। अगर विभिन्न प्रकार के ऊतक सामूहिक रूप से समाकलित होकर एक निश्चित जैव कार्य को संपादित करते हैं तो उसे कहते हैं प्लांट टिश्यू सिस्टम, पादप ऊतक तंत्र कहा जाता है। प्लांट टिश्यू सिस्टम प्लांट्स में 3 टाइप का होता है। एक होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का परिवर्धन डेवलपमेंट कहाँ से होता है? डर्मेटोजन। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन में हिस्टोजन थ्योरी पढ़ी थी और वहाँ कहा था हेंस्टेन के अकॉर्डिंग 3 हिस्टोजन होते हैं, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम। तो जो डर्मेटोजन है उससे किसकी उत्पत्ति होती है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। दूसरा है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की उत्पत्ति, इसका अधिकांश भाग पेरिब्लेम से और कुछ भाग प्लीरोम से परिवर्धित होता है। और तीसरा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का परिवर्धन प्लीरोम से होता है। हम देखते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसका परिवर्धन कहाँ से होता है? डर्मेटोजन से होता है। इसमें एपिडर्मिस के बारे में हमने बात की कि ये प्लांट्स की आउटर कवरिंग बनाता है। ये ज़्यादातर एक स्तरीय कोशिकाओं की बनी होती है, लेकिन कहीं कहीं जैसे कहा कि बरगद की लीव्स है, कनेर की लीव्स है या ऑर्किड की मूल है, वहाँ पे ये बहुस्तरीय भी होती है। इसमें कई स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टोमेटा, रंध्र। एपिडर्मिस में कहीं कहीं पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। इसमें बीच में स्टोमेटल पोर होता है, बाहर क्या होती हैं? 2 गार्ड सेल्स होती हैं। ये गार्ड सेल्स होती हैं वो डाइकोट्स में किडनी शेप्ड या फिर अर्धचंद्राकार होती हैं, जबकि मोनोकोट्स में ये डंबल शेप्ड होती हैं। और गार्ड सेल्स के बाहर की कुछ एपिडर्मल सेल्स आकार में बड़ी हो जाती हैं, उन्हें कहा जाता है एसेसरी सेल्स या सब्सिडरी सेल्स। तो सब्सिडरी सेल्स, गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर, इन तीनों को मिलाकर स्टोमेटल एपरेटस कहा जाता है। ये गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं, जबकि एपिडर्मिस की अन्य सेल्स में क्लोरोप्लास्ट का अभाव होता है, ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, अतः ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। गार्ड सेल्स की जो भित्तियाँ, इसकी इनर वॉल होती है वो मोटी होती है, जबकि आउटर वॉल होती है वो पतली होती है। जब भी गार्ड सेल्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ जब कंसंट्रेशन इसकी बढ़ जाती है तो वाटर है वो बाहर से अंदर आता है, सब्सिडरी सेल्स से कहाँ आता है? अंदर आता है। और ये सेल्स हैं वो, इन सेल्स का टर्गर प्रेशर, स्फीत दाब बढ़ जाता है। स्फीत दाब बढ़ने की वजह से अंदर वाली वॉल है वो मोटी है, तो ये तो अंदर नहीं खिसकेगी, लेकिन जो बाहर वाली जो भित्ति है वो पतली होने की वजह से बाहर खिंचती है, तो रंध्र खुल जाते हैं। जब यहाँ की कंसंट्रेशन कम हो जाती है गार्ड सेल्स की, तो स्फीति दाब कम होता है और स्फीति दाब कम होने की वजह से वाटर वापस बाहर निकल जाता है, तो ये सेल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं और रंध्र यहाँ से बंद हो जाते हैं। रंध्रों का फंक्शन देखें तो क्या क्या कार्य होते हैं? एक तो ये ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करती हैं, दूसरा ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान CO2 और O2 का आदान प्रदान करती हैं, और तीसरा ये टेम्परेचर कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। स्टोमेटा के बाद हम देखते हैं एपिडर्मल आउटग्रोथ। एपिडर्मिस पे कुछ ट्राइकोम्स निकल, जैसे रूट में हमने देखा यूनिसेलुलर रूट हेयर होते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जबकि स्टेम में मल्टी सेलुलर ट्राइकोम्स होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन को, ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करते हैं, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करते हैं। तीसरा है बुलीफॉर्म सेल्स। कुछ मोनोकोट्स की लीव्स की अपर एपिडर्मिस की कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं और ये जल संग्रह करती हैं।
जब ये जल संग्रह करके रखती हैं तो पत्तियां खुल जाती हैं और अगर जल इनसे बाहर निकलता है तो पत्तियां मुड़ जाती हैं, अर्थात ये मोटर सेल्स की तरह बिहेव करती हैं। चौथा है वाटर वेसिकल्स। कुछ हेलोफाइट्स लवणोद्भिद प्लांट्स जैसे एट्रीप्लेक्स की पत्तियों की जो एपिडर्मल सेल्स हैं उनमें कुछ हैं वो जल को ग्रहण कर लेती हैं और जल की कमी होने पर जल बाहर निकल जाता है और लवण हैं वो उसकी बाहरी भित्ति पर एक पतले सफ़ेद चूर्ण के रूप में दिखाई देती हैं, उन्हें कहते हैं वाटर वेसिकल्स। एपिडर्मल सेल विद इर्गस्टिक सब्सटेंसेज। कुछ एपिडर्मल सेल्स में अजैव तत्व पाए जाते हैं जैसे रेजिन, गोंद, टेनिन, कुछ लवण, सिलिका, इन सब का निक्षेपण हो जाता है। तो जैसे सिलिकोसाइड्स, इक्विसीटम में उसकी एपिडर्मिस में सिलिका का जमाव हो जाता है। दूसरा है लिथोसाइट। फाइकस होता है, बरगद होता है उसकी लीव्स में। एपिडर्मिस में कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है और एक अंगूर के गुच्छे जैसे शेप दिखाई देती है जिसे कहते हैं सिस्टोलिथ। एक होता है माइरोसिन। क्रूसिफेरी कुल की सेल्स की एपिडर्मिस में माइरोसिन एंजाइम पाए जाते हैं, उन सेल्स को कहा जाता है माइरोसिन सेल्स। थैंक यू।